तो आज हमारा लेक्चर नंबर कितना है? मैकेनिक्स का 13 है। ओके, अब माइक ऑफ कर लें आपने। आज हमने जो है वो कॉनिकल पेंडुलम जो है इसको स्टडी करना है। आपने जो पेंडुलम्स हैं वो ऑलरेडी स्टडी किए हैं वेव्स के कोर्स के अंदर भी, जिसमें आपने टार्शनल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम जो है वो स्टडी किए हैं। तो जो कॉनिकल पेंडुलम है इसमें बाब जो है वो एक एंड पे फिक्स होता है स्ट्रिंग के, और जब हम उसको रोटेट करते हैं किसी हॉरिजेंटल सर्कल के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो स्ट्रिंग जो है वो एक कोन बनाता है। ठीक है, वो चूंकि स्ट्रिंग जो है वो कोन की शेप बना रहा होता है जब हम उसको रोटेट करते हैं, तो इसलिए हम इसे कॉनिकल पेंडुलम जो है उसका नाम देते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द बॉब इज फिक्स्ड, जो बॉब है वो फिक्स्ड है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के एंड के ऊपर एक बॉब जो है वो आपने से फिक्स किया हुआ है, और व्हेन रोटेटेड इन द हॉरिजेंटल सर्कल, और जब हम इसको रोटेट करते हैं हॉरिजेंटल सर्कल में, व्हेन इट इज रोटेटेड इन द हॉरिजेंटल सर्कल, ठीक है, जब हम इसको हॉरिजेंटल सर्कल के अंदर रोटेट करवाते हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ, वेरिंग वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट, विद कांस्टेंट स्पीड, तो ये स्ट्रिंग जो है ये कोन बनाता है। दैट स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स ए कोन, ठीक है, तो ये कोन की शेप बनाता है एंड इज कॉल्ड कॉनिकल पेंडुलम। तो कौन से इसको कॉनिकल पेंडुलम का नाम दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आप इसको स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, और स्ट्रिंग के साथ बांधने के बाद आप इसको हॉरिजेंटल सर्कल होगा यू वाला ऐसे, ये था ना वर्टिकल सर्कल, वो इस तरह होता है, इस तरह करके, ये हॉरिजेंटल सर्कल है, ये इस तरह करके आप इसको घुमाएंगे तो ये कोन की शक्ल जो है वो बनाएगा। तो अब ये जो कॉनिकल पेंडुलम है, हमने जिस तरह पिछले पेंडुलम्स थे उनके अंदर भी क्या किया था कि उन पेंडुलम्स के हमने टाइम पीरियड जो हैं उनको कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास कॉनिकल पेंडुलम है, हम इस कॉनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ ये जिसका माइक चल रहा है ना, इसका रोल नंबर नोट हो गया, ठीक है जी, लिहाजा अब इसका अल्लाह मालक है। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है ये टाइम टेकन बाय द बॉब है, यानी कि बॉब जितना टाइम ले रहा है कॉनिकल पेंडुलम का टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर लगाने में, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में जो बॉब जितना टाइम ले रहा है वो क्या है, वो टाइम पीरियड है इसका कॉनिकल पेंडुलम का। तो आप कंसिडर करें कि आपके पास एक बॉब है जिसका मास m है। कंसिडर ए बॉब which is having मास m, एक बॉब है कि जिसका मास आपके पास m है और ये अटैच्ड है टू द एंड ऑफ ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड इट इज अटैच्ड टू द एंड
of a light inextensible string. तो ये जो एंड है एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का, उसके साथ आपने इसको इनएक्सटेंसिबल यानी कि जिसके अंदर एक्सटेंशन ना हो, उसके साथ आपने अटैच किया हुआ है टू ए रिजिड बीम, एक रिजिड सपोर्ट के साथ। जो एक रिजिड बीम है उसके साथ आपने इसको अटैच किया हुआ है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि जिस पॉइंट से आपने इसको लटकाया हुआ है, और सेंटर ऑफ बाब, जो बाब का सेंटर है उस तक, वो डिस्टेंस जो है वो एल के बराबर है, कैपिटल एल के। द वर्टिकल डिस्टेंस between suspension point and the center of the bob, और जो सेंटर है बॉब का, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एल। ये कैपिटल एल के बराबर है ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है। अब आप इस बॉब को डिस्प्लेस करें एक साइड से, इस तरह के जो एंगल है वो वर्टिकल से कोई एंगल थीटा बने, तो बॉब जो है वो क्या करेगा, वो बनाएगा एक हॉरिजेंटल सर्कल जो कि रेडियस आर का होगा किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। जब हम इसको इनिशियल एक वेलोसिटी v जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ डिस्प्लेस द बॉब टू वन साइड, एक साइड की तरफ बॉब को आप डिस्प्लेस करें, ठीक है। जैसे सिंपल पेंडुलम में करते हैं, ये पकड़ के एक साइड पे बॉब को ले जाते हैं फिर वहां से जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक साइड के ऊपर इसको आप डिस्प्लेस करें, तो इस तरह सच दैट, इस तरह डिस्प्लेस करें कि जो आपका स्ट्रिंग है, यानी कि जो धागा है, स्ट्रिंग सबटेंड वो एंगल कराए एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ कोई एंगल थीटा वो बनाए, यानी कि इस तरह आप एक साइड के ऊपर, ठीक है, आप यानी कि ये पेंडुलम है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इधर बॉब है, इसको ये ले जाए, तो अब जाहिर बात है ये वर्टिकल के साथ कोई एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल जो है वो वर्टिकल के साथ बना रहा है। अब बॉब जो है वो क्या करेगा, वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा। द बॉब विल मेक के हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो बॉब जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है वो बनाएगा, किसका, ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर का। यानी कि यूं आपने ऐसे लेके गए, तो अब ये जब आपने इसको वहां से छोड़ा तो इसने यूं करके इस तरह करके मूव करना शुरू कर दिया, तो ये कोई हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है ये रेडियस आर का ये बनाएगा। ये आप कॉनिकल पेंडुलम जो है ना, इसको अगर जाएं यूट्यूब के ऊपर या गूगल पर, तो आपको इसकी एनिमेशन जब वो मिलेगी तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है ये किस तरह बनाता है, ठीक है। कंसेप्ट जो है उसका किस तरह ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा के बराबर है। जाहिर बात है हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है
और जो इनिशियल वेलोसिटी इसको दी गई है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो जिसको दी गई है वो v के बराबर है। अब मैं इसकी ज़रा फिगर बनाता हूं। ये देखिए, ये एक रिजिड बीम है, ठीक है। इस रिजिड बीम से लेकर ये यहां तक ये बॉब का सेंटर है, और इधर से लेकर इधर तक एक ये पॉइंट है, इसको इसके साथ मिला दें तो ये कोई रेडियस r है, ये इसके अंदर टेंशन T है, और यहाँ पर ये एक सर्कल हमारे पास ये बॉब जो है वो बना रहा है, ठीक है। इसका मास जो है वो m है इस बॉब का, और ये v वेलोसिटी है जो कि इसके टेंजेंट टू द सर्कल है। जारी बात जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जो है वो रोटेट कर रहा है, और टी इसके अंदर टेंशन है, और थीटा इसके साथ एंगल है जो ये वर्टिकल के साथ बना रहा है। अब जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस बाब के ऊपर, वो दो किस्म की फोर्सेस हैं, एक टेंशन की फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। देयर आर टू फोर्सेस acting on the bob. ठीक है, तो यहां पर दो किस्म की फोर्सेस जो हैं वो बॉब के ऊपर एक्ट कर रही हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, और नंबर 2 फोर्स ऑफ टेंशन, जो टेंशन की फोर्स है। ये दो फोर्सेस जो हैं ये एक्ट कर रही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी जो है ये एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पहले बात है सेंटर की तरफ खींचेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। और जो हमारे पास टेंशन की फोर्स है वो एक्ट कर रही है लॉन्ग द स्ट्रिंग। ये देख लें, ये स्ट्रिंग है, इसके लॉन्ग एक्ट कर रही है। टी टेंशन फोर्स is acting along the string। तो टेंशन की जो फोर्स है वो स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटी और एक टेंशन की। ग्रेविटी ऑब्वियसली नीचे सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, और जो सपोज करिए स्ट्रिंग है तो इसके अलोंग टेंशन की फोर्स, जिसमें टेंशन है, जो इसके अंदर तनाव है, उसकी वजह से इसमें अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो एक्ट करेगी। अब अगर हम टेंशन की फोर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो टेंशन की ये फोर्स है तो उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, एक टी साइन ऑफ थीटा होगा और एक टी कॉज ऑफ थीटा जो है वो कंपोनेंट होगा। तो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन, टेंशन के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं हमारे पास। एक हमारे पास टी एक्स है जो हमारे पास टी साइन ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। इसके सामने वाला जो है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो टी साइन ऑफ थीटा है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो टी कॉज ऑफ थीटा। ये दो कंपोनेंट है।
तो जो कंपोनेंट कॉज ऑफ थीटा है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यानी कि ये टी वाई है और टी एक्स जो है ये टी साइन ऑफ थीटा है, ये बैलेंस करेगा किसको, जो कॉज ऑफ थीटा जो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा ये बैलेंस करेगा वेट को, ठीक है। यानी कि ये कंपोनेंट जो है टी कॉज ऑफ थीटा, फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, ऊपर की तरफ टेंशन है, तो ये कंपोनेंट जो नीचे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये कंपोनेंट ये है टी कॉज ऑफ थीटा, तो नीचे की तरफ जो ग्रेविटी लग रही है एम जी, ये कंपोनेंट उसको बैलेंस जो है वो कर देगा। तो जब ये उसको बैलेंस करेगा तो टी कॉज ऑफ थीटा, यानी कि वर्टिकल के ऊपर आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएं, तो टी कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, तो टी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी के बराबर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो और जो कंपोनेंट टी साइन ऑफ थीटा है वो कहां पर एक्ट करेगा, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल एंड प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द बॉब। अब ये वाला जो कंपोनेंट है टी साइन ऑफ थीटा, इसके सामने वाला इधर जो कंपोनेंट बन रहा है ये टी साइन ऑफ थीटा है, तो ये टी साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट एक्चुअली क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, देखा ना, ये इस तरफ सेंटर की तरफ ये कंपोनेंट जो है वो एक्ट कर रहा है, तो चूंकि ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये आपको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये अलॉन्ग द रेडियस एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इस तरफ बना है ना, ये रेडियस है, इसके अलॉन्ग यूं एक्ट कर रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये बॉब को प्रोवाइड करेगा। टी साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट जो है एक्स अलॉन्ग द रेडियस of the circle and it provides the centripetal force to the bob, और ये क्या करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये बॉब को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, यानी कि इसकी वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से, ये जो टी साइन ऑफ थीटा का कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की वजह से जो आपका बॉब है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर रिवॉल्व जो है वो करेगा, यानी कि इस कंपोनेंट, ये टी साइन ऑफ थीटा का कंपोनेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है उसकी मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सर्कल के अंदर। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो ये टी साइन ऑफ थीटा है ये बराबर हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल के ऊपर अगर हम लगाएं कंडीशंस, तो टी साइन ऑफ थीटा समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो टी साइन ऑफ थीटा माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर दैट इज इक्वल टू 0, तो टी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये इसके बराबर आ जाएगा। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2, और जो ये थी टी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप डिवाइड कर दें 1 को 2 से, डिवाइड 1 बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, टी साइन ऑफ थीटा टी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी साइन ऑफ थीटा एम वी स्क्वायर ओवर आर डिवाइडेड बाई एम जी, तो टी टी से काट गया तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर एम जी के बराबर आ जाएगा ये।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप देखेंगे यहाँ से अगर आप एम एम से कैंसिल कर दें तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा तो हमारे पास टेन ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा और वी स्क्वायर ओवर आर जी के बराबर हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो यहां से अगर आप v की वैल्यू निकालें तो आर जी टेन ऑफ थीटा और v इज इक्वल टू आर जी टेन ऑफ थीटा का अंडर रूट। दिस वैल्यू विल बिकम v इज इक्वल टू आर जी टेन ऑफ थीटा। ठीक है, अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू आर जी या जी आर टेन ऑफ थीटा, जो हमारे पास इक्वेशन थी साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस थीटा वी स्क्वायर ओवर जी आर, जो ये इक्वेशन है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वी स्क्वायर ओवर आर जी, ये इक्वेशन जो है इसके अंदर अगर मैं v को आर ओमेगा के बराबर यानी कि एंगुलर और लीनियर वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करूं तो दैट विल बिकम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर जी, इसके बराबर आ जाएगा। तो यहां से आर एक दफा आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आर जब एक दफा आर से कैंसिल होगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओवर जी ओमेगा स्क्वायर के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब जो हमारे पास ये यहां तक ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास लेंथ एल थी स्ट्रिंग की, ये ठीक है जी, ये जो लेंथ एल है हमारे पास स्ट्रिंग की। तो इस फिगर से अगर हम देखें तो जो आर का कंपोनेंट है, ठीक है, जो लेंथ के अलोंग बन रहा है वो क्या है, वो है आर इज इक्वल टू एल साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन ऑफ थीटा हमारे पास बराबर है आर ओवर एल के। देखें ना, ये थीटा एंगल है, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर और इसका ये साथ वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना है, ये एल है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा आर ओवर एल, तो आर इज इक्वल टू एल साइन ऑफ थीटा के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है आर ओमेगा स्क्वायर ओवर जी, तो एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर ओवर जी। अब ओमेगा जो है यहां पर ये किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के, टी टाइम पीरियड है उसके 1 रेवोल्यूशन का। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू एल साइन थीटा ओवर जी, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास यहाँ पर कोई कटिंग होती है जी, बिल्कुल होती है, साइन थीटा से कट जाएगा, तो 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल जी टी स्क्वायर। तो अब एक्चुअली हमने टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल
कॉज ऑफ थीटा जी टी स्क्वायर, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो इसको कर दिया। तो यहां से आप देखें कि 4 पाई स्क्वायर एल कॉज ऑफ थीटा ओवर जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो अब मैं अगर इसका अंडर रूट लूं तो टी मेरे पास आ जाएगा 2 पाई एल कॉस थीटा ओवर जी। तो ये हमारे पास जो है ये क्या टाइम पीरियड है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम, और यही हमने कैलकुलेट करना था। ठीक है जी। दिस इज the time period of 1 revolution of conical pendulum। ये कॉनिकल पेंडुलम का जो एक रेवोल्यूशन है, एक चक्कर है, ये उसका टाइम पीरियड है। तो जो टाइम पीरियड है इसका कॉनिकल पेंडुलम का, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर, एंगल थीटा ऑफ स्ट्रिंग विद वर्टिकल, और लेकिन ये इंडिपेंडेंट है मास ऑफ बॉडी से। लेकिन ना इसके अंदर कहीं पर भी लेंथ आ रही है, ग्रेविटी आ रही है, थीटा एंगल आ रहा है, लेकिन कहीं पर भी मास जो है वो नहीं आ रहा। तो इसकी डिपेंडेंस जो है टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, पहले नंबर के ऊपर ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग की लेंथ है एल उसके ऊपर। दूसरे नंबर पर एंगल थीटा, थीटा ऑफ स्ट्रिंग विद वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल से जो एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा जो है, जो ये फिगर के अंदर ये वर्टिकल से जो एंगल थीटा बन रहा है इसके ऊपर, और तीसरे नंबर के ऊपर ग्रेविटी पे, ग्रेविटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। और लेकिन मास जो है चौथे नंबर पर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। ये जो बॉब का मास है ये इससे इंडिपेंडेंट है। देखा ना फार्मूले के अंदर कहीं पर भी आपको मास तो नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब है कि अगर आप लेंथ स्ट्रिंग की इंक्रीज करेंगे तो लेंथ की इंक्रीज करने से टाइम पीरियड बढ़ेगा। ग्रेविटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और थीटा के साथ, यानी कि एंगल थीटा भी जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा टाइम पीरियड भी, जितना बड़ा एंगल बनाएगा, यानी बड़ा एंगल बनाने का मतलब है कि बड़े सर्कल रेडियस का सर्कल बनाएगा, तो जितना बड़े रेडियस का सर्कल बनाएगा उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। तो जब हम स्मॉल एंगल लगाते हैं कॉनिकल पेंडुलम के ऊपर, तो ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर स्ट्रिंग की और एंगल थीटा पर, जो कि एक्चुअली इक्वल होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के, क्योंकि कॉज ऑफ थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है फॉर स्मॉल एंगल्स। ठीक है, यानी कि अगर आप कहें कि स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगा दें, फॉर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के अंदर
कॉज ऑफ थीटा जो है ये थीटा के बराबर ही होगा, तो ये वैल्यू उधर पुट करें तो t इज इक्वल टू 2 पाई एल थीटा ओवर जी, ठीक है। और स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में जो ये कॉज ऑफ थीटा थीटा के बराबर है, यहाँ पर अब ये भी कह सकते हैं कि, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि कॉज ऑफ थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1 फॉर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। स्मॉल एंगल टाइम पीरियड के लिए आप यहां पर स्मॉल एंगल क्या लें, टाइम पीरियड। तो कॉज ऑफ थीटा 1 के बराबर ही है, तो कॉज ऑफ थीटा 1 है तो 2 पाई ओवर आर। अब ये कौन सा टाइम पीरियड है, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड जो है ये सिंपल पेंडुलम का ही है। जब हम स्मॉल एंगल टाइम पीरियड की बात, यानी कि स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन जो है वो जब इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास वही कॉनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा टाइम पीरियड बन जाएगा, वो सिंपल पेंडुलम का ही टाइम पीरियड जो है वो बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो कॉनिकल पेंडुलम है ये टाइम कीपिंग एलिमेंट है, और जो पेयर होते हैं इसके कॉनिकल पेंडुलम के, ये सर्व करते हैं एज ए की कंपोनेंट इन सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर विच इज़ यूज टू रेगुलेट द ऑपरेशनल स्पीड ऑफ स्टीम इंजन्स। यानी कि स्टीम इंजन्स जो होते हैं उनमें मोटरें होती हैं, उनकी ऑपरेशनल स्पीड होती है, तो वहाँ पर ये कॉनिकल पेंडुलम लगाए जाते हैं उन ऑपरेशनल स्पीड्स को रेगुलेट करने के लिए। यानी कि इसके टाइम पीरियड से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि वो जो मोटर है उसने किस स्पीड के साथ रोटेट करना है और कितनी स्पीड उसको देनी है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर अब एक और छोटी सी चीज़ रह गई है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, यानी कि किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट करता है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है टी 2 पाई एल कॉस थीटा ओवर जी के बराबर है, तो ओमेगा हमारे पास 2 पाई ओवर टी के बराबर होगा। तो ओमेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई एल कॉस थीटा ओवर जी, 2 पाई से काट गया तो ओमेगा जी ओवर एल कॉस ऑफ थीटा। तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। यानी कि इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये आपका जो कॉनिकल पेंडुलम है वो रोटेट करता है। जी इज डिवाइडेड बाई एल ओवर कॉस थीटा, यानी कि जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एल और एंगल के इनवर्सली जो है ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये अब आज मैंने आपको लेक्चर नंबर 13 के अंदर जो है ये सारा कॉनिकल पेंडुलम पढ़ा दिया है। तो कल जो है वो मैं फिर स्टार्ट करूँगा इसमें रोटर को डिस्कस करूँगा, और रोटर के ऊपर ही फिर जो है ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट कर लेंगे जो 3rd चैप्टर है। तो यहाँ पर लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ।